हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर को, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। और देखो, मुझे पता है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मिस किया होगा, लेकिन तुम्हारा मिस करना इस वीडियो को बनाने का रीजन नहीं है, बल्कि एक्चुअली ना इस चैप्टर पे मैंने ऑलरेडी 2 साल पहले वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एक जोक मार दिया था। एंड मैं क्या बताऊं उस जोक के साथ क्या हुआ है, खैर रहने ही देते हैं। वैसे तुम में से जिन लोगों ने भी उस वीडियो को देखा है ना, प्लीज अपना मुंह बंद रखना, कमेंट सेक्शन में बकैती करने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, अच्छी बात है, आगे देखो, इस वीडियो में और मजा आएगा। तो सबसे पहले ना हम चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे चैप्टर का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? पोर्ट्रेट का मतलब होता है फोटो फ्रेम। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या भैया इस चैप्टर में हम एक लेडी के तस्वीर यानी कि फोटो फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, हम लेडी के फोटो फ्रेम के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम ये जरूर पढ़ेंगे कि कैसे एक ओल्ड लेडी वक्त के साथ बस फोटो फ्रेम बन के रह जाती है। ये कहानी ना दिल को टच कर जाने वाली कहानी है, और इस चैप्टर में हम ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर के रिलेशन को समझेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे वक्त के साथ ऑथर और उसकी दादी का जो रिलेशन है ना, वो बदल जाता है, यानी कि कैसे वक्त के साथ इन दोनों का रिश्ता बदल जाता है। तो चलो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टोरी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पता है, मेरी दादी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप सबकी दादी होती है, एक ओल्ड और व्रिंकल्ड लेडी, यानी कि बुढ़ी और झुर्रियों वाली लेडी। और पता है, जब से मैंने होश संभाला है ना, तब से मेरी दादी बिल्कुल ऐसी ही है। मैंने अपनी दादी को कभी भी बहुत खूबसूरत तो नहीं देखा है, पर पता है लोग बातें करते हैं कि मेरी दादी एक समय में बहुत ही ज्यादा यंग और प्रिटी दिखा करती थी, यानी कि जवान और खूबसूरत दिखती थी। लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड टू बिलीव है, यानी कि मैं इस बात को यकीन नहीं कर सकता। मतलब ऑब्वियस सी बात है, दादी और जवान ये कैसे हो सकता है? भला दादी जवान कैसे हो सकती है? और पता है, लोग तो ये भी बातें करते थे कि मेरी दादी के एक हस्बैंड भी थे। और पता है, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ था। पोर्ट्रेट का मतलब फोटो फ्रेम होता है, ये तो तुम सबको पता होगा। और मेंटल पीस फर्नेस के ऊपर वाले सेल्फ को बोलते हैं। तुमने देखा ही होगा अगर तुम्हारे घर में फर्नेस होगा तो। खैर, तुम्हें स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा। वैसे उस फोटो फ्रेम में दादाजी एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए थे। और पता है, मेरे दादाजी के लंबी सफेद दाढ़ी थी जो उनके छाती तक आती थी। और पता है, उस फोटो में मेरे दादाजी बिल्कुल किसी 100 साल के बुढ़े जैसे लगते थे। और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनके बीवी बच्चे होंगे, बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनके पोते पोतियां होंगे, यानी कि वो बहुत ज्यादा बूढ़े लगते थे। और उनकी शक्ल को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनसे कोई हॉट और जवान लड़की पटेगी। इसलिए ये जो बात है ना कि मेरी दादी एक समय में बहुत ही ज्यादा हॉट और यंग दिखा करती थी, यानी कि बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखा करती थी, ये मुझे बिलीव नहीं होता है, क्योंकि मेरे दादाजी भी तस्वीर में उतने सुंदर नहीं लगते। और पता है, मेरी दादी शॉर्ट है, फैट है, थोड़ी बेंट है, और उनके फेस में बहुत सारे रिंकल्स है। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो मेरी दादी थोड़ी छोटी, थोड़ी मोटी, थोड़ी बेंट, क्योंकि उनका कमर में थोड़ा दर्द रहता है, ठीक है, और वो बुढ़ी भी है। और तो और उनके फेस में झुर्रियां भरी हुई है, यानी कि रिंकल्स भरी हुई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो बूढ़ी हो गई है ना। देखो, तुम्हें ऑथर की बातों से ये लग रहा होगा ना कि ऑथर अपनी दादी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑथर यानी कि हमारे जो खुशवंत सिंह जी है, वो बचपन में अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। और हमारे ऑथर के लिए तो उनकी दादी बिल्कुल किसी पुराने खजाने जैसी थी। और तो और ऑथर की जो दादी थी, वो व्हाइट कपड़े पहनकर पूरे घर में हॉबल्ट करती थी, यानी कि पूरे घर में घूमते रहती थी। अब तुम लोग सोच रहे होगे, दादी बस व्हाइट कलर के कपड़े में क्यों घूमती थी? उनके पास दूसरे कपड़े नहीं है क्या? देखो, ऐसा नहीं है, उनके पास कपड़े तो बहुत सारे थे, लेकिन देखो वो काफी पुराने सोच विचार की थी, और उनका पति भी मर गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले के टाइम में क्या होता था, अगर किसी का पति मर जाता था तो उसे पूरा जिंदगी व्हाइट कलर के कपड़े में ही घूमना पड़ता था। हालांकि आजकल ऐसा रिचुअल्स ज्यादातर औरतें फॉलो नहीं करती है। फिर हमें आगे पता चलता है कि ऑथर की जो दादी थी ना, वो हमेशा एक हाथ अपने कमर पे रखकर चलती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कमर काफी ज्यादा कमजोर था। ऐसा करके उन्हें काफी अच्छा लगता था। और पता है, उनकी दादी के जो सिल्वर लॉक्स थे, यानी कि सफेद बाल थे, वो हमेशा बिखरे रहते थे। और तो और ऑथर की जो दादी थी ना, उनका पकड़ फेस था। पकड़ फेस कैसा होता है, यहाँ पे देखना, ऐसा फुला हुआ फेस, ठीक है, तो फुला हुआ फेस को पकड़ फेस बोलते हैं। और तो और ऑथर की दादी का जो लिप्स था ना, वो हमेशा मूव करते रहता था। उनका लिप्स हमेशा मूव क्यों करते रहता था? क्योंकि वो हमेशा प्रेयर रिसाइट करते रहती थी, यानी कि हमेशा प्रेयर गाते रहती थी। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत ही ज्यादा गौर करने वाली बात है कि उनका प्रेयर्स किसी को भी सुनाई नहीं देता था। वो हमेशा प्रेयर्स रिसाइट तो करते रहती थी, लेकिन उनका प्रेयर किसी को भी सुनाई नहीं देता था। उनका जो प्रेयर था ना, वो बिल्कुल इनऑडिबल था, क्योंकि ऑथर की जो दादी थी ना, वो प्रेयर को मन ही मन में रिसाइट करती थी, जिसके कारण उनका बस लिप्स मूव करता था, वो कुछ बोलती नहीं थी।
देखो तुम सबको मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरी दादी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। मेरी दादी ना बहुत सुंदर है, बिल्कुल विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन की तरह। यानी कि सर्दियों के समय पहाड़ों में जो सफेद नजारे होते हैं जो दिल को सुकून और शांति से भर देते हैं, मेरी दादी बिल्कुल वैसी ही थी। और पता है, मैं और मेरी दादी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स थे। जब मम्मी और पापा सिटी में रहने चले गए तब उन्होंने मुझे दादी के पास छोड़ दिया। इसके बाद क्या, मैं और दादी दिन भर साथ रहते थे और वो हर सुबह मुझे उठाती थी, तैयार करती थी और स्कूल ले जाती थी। चल जल्दी उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया है। मैं तुझे नहा के कपड़े पहना देती हूँ, फिर साथ में प्रेयर गाएंगे, तू भी सुन लेना, तुझे भी कुछ याद हो जाएगा। देखो मैं दादी के प्रेयर्स को सुनता तो था क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे उन प्रेयर्स को याद करने का कोई भी इरादा नहीं था। पता है, मेरी दादी मुझे स्कूल जाने से पहले हमेशा एक वुडन स्लेट देती थी, जिसे वो पहले से धोकर और पीले चौक से प्लास्टर लगा के रखती थी, ताकि मैं रोज उस स्लेट को सुबह सुबह स्कूल ले जा पाऊँ। और साथ ही साथ वो मुझे मिट्टी का बना हुआ एक इंक पॉट और रेड पेन को अच्छे से बांध कर बंडल बना कर देती थी। और तो और पता है, मुझे हर सुबह नाश्ते में एक मोटी और बासी रोटी खाने को मिलती थी, जिसमें थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगा हुआ रहता था। और फिर क्या, मैं और दादी दोनों साथ में स्कूल की तरफ चल पड़ते थे। वैसे हाँ, मेरी दादी बचे हुए कुछ बासी रोटी को अपने साथ भी रख लेती थी। अब वो ऐसा क्यों करती थी ये तुम्हें आगे पता चलेगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें पता है कि टॉपर्स के 80 में 80 लाने के पीछे क्या राज होता है? I mean, ऑब्वियसली वो एडुकेशन भैया के वीडियोस तो देखते ही है, लेकिन साथ में वो आंसर राइटिंग को भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे भैया हम लोग आंसर राइटिंग को कैसे प्रैक्टिस करें? इसलिए मैं तुम सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ ओसवाल बुक्स की तरफ से आ रहे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक बुक को। पता है, इस बुक में ना 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन के आंसर सीबीएसई बोर्ड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग गिवन है। और पता है, ये बुक ना प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ आता है और इसलिए इस बुक में तुम्हें माइंड मैप्स और रिवीजन नोट्स देखने को मिलेंगे, जो तुम्हें एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी करेगा। और तो और चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे, जिसे सॉल्व करके तुम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस बुक में 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड है और इन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अलाइन किया गया है, ताकि तुम्हारे प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रह जाए। और तो और इस बुक को परचेज करने पे तुम्हें ओसवाल के एक्सक्लूसिव 360 कोर्स और मॉक पेपर्स का भी एक्सेस मिलता है। और क्या, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, परचेज करना मत भूलना। चलो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। वैसे तुम्हें पता है, दादी ऑथर के साथ स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि जो स्कूल था ना वो टेंपल के साथ सटा हुआ था और मॉर्निंग प्रेयर्स के टाइम जो पंडित जी होते थे ना वो बच्चों को अक्सर अल्फाबेट्स और प्रेयर्स सिखाया करते थे। और इस वक्त ऑथर की जो दादी थी वो मंदिर के ही अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी। और फिर जब ऑथर और उनकी दादी का काम खत्म हो जाता था तो दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगते थे। और तुम्हें पता है, रास्ते में गांव के जो कुत्ते थे ना वो मंदिर के दरवाजे पे दादी का इंतजार करते रहते थे और मेरी दादी उन्हें रखे हुए बासी रोटियां दे देती थी। और ये कुत्ते उन रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते ग्राउल करते हुए हमारा पीछे घर तक आ जाते थे। लेकिन ऑथर की दादी को ना ऐसे कुत्तों को खाना देकर बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद जब मेरे मम्मी पापा सिटी में कम्प्लीटली सेटल हो जाते हैं ना तो वो मुझे और मेरी दादी को वहाँ अपने साथ बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी और मेरी दादी के बीच जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। हालांकि अभी भी मैं और मेरी दादी साथ में एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि अब मैं इंग्लिश स्कूल जाता था और उस स्कूल के लिए मुझे लेने एक मोटर बस आता था। और तो और सिटी में ज्यादा कुत्ते भी दिखाई नहीं देते थे, इसलिए अब जो मेरी दादी है ना वो आंगन में चिड़ियों को खाना देना शुरू कर देती है। जैसे दादी पहले गांव में कुत्तों को खाना देती थी, उसी तरह से यहाँ पे जो दादी है वो आंगन में चिड़ियों को खाना देना स्टार्ट कर देती है। मैं अब भी तुम्हारे ऑथर को सुबह उठाती हूँ, लेकिन जब भी वो स्कूल से आता है वो मुझे इंग्लिश के शब्द और वेस्टर्न साइंस की बातें बताता है। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, गोल दुनिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल मुझे समझ नहीं आता है। मुझे तो बस प्रेयर्स और स्क्रिप्चर्स ही समझ आते हैं। मुझे ये मॉडर्न स्कूल नहीं पसंद जहाँ ये फालतू की चीजें पढ़ाई जाती हो जो मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनाता। अब देखो, दादी को ना इंग्लिश स्कूल का सिलेबस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम अपनी दादी को लॉ ऑफ ग्रेविटी और आर्चिमिडीज प्रिंसिपल वगैरह बताओगे तो तुम्हें लात जूते तो पड़ेंगे ही ना। और पता है, एक दिन जब मैं अपनी दादी को बताता हूँ कि मेरे स्कूल में म्यूजिक लेसन भी सिखाया जा रहा है तो ये सुनकर मेरी दादी कुछ भी नहीं कहती है, यानी कि वो एक शब्द नहीं कहती है, क्योंकि मेरी दादी के अकॉर्डिंग म्यूजिक बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं थी। उनके लिए ये नाच गाने वाली चीज बिल्कुल गंदी चीज थी जो बस गलत लोग ही करते हैं। मेरी दादी के लिए ये नाच गाना कोई आर्ट वार्ट नहीं था, बल्कि उनके लिए ये एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ 2 नंबर वाले लोग या फिर गरीब भिखमंगे लोग करते हैं।
मेरी दादी के अकॉर्डिंग कोई भी अच्छा घर का आदमी ये सब काम नहीं करता है। और देखो यहाँ पे भले मेरी दादी कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन उनके चुप्पी से पता चल रहा था कि उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी दादी के लिए म्यूजिक तो बस प्रेयर्स गाने तक ही सही है। हालांकि यहाँ पे उनकी दादी काफी गलत थी, क्योंकि आज के टाइम में तुम देख सकते हो कि लोग नाच गाने के बल पर कहां से कहां पहुंच चुके हैं। लेकिन देखो, क्योंकि उनकी दादी काफी पुराने जमाने से थी और कंजर्वेटिव थी, तो उनका सोच थोड़ा डिफरेंट था। वैसे इस इंसिडेंट के बाद जो ऑथर की दादी है ना, वो ऑथर से बात करना बिल्कुल ही कम कर देती है। और फिर जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उन्हें उनके ही घर में अलग कमरा दिया जाता है, और अब ऑथर और उनकी दादी बिल्कुल अलग अलग कमरे में रहते थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनका जो दोस्ती वाला रिश्ता था ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पर ऑथर की दादी ने अपनी तन्हाई को छुपाना और सहना सीख लिया था। और मैं दिन भर स्पिनिंग व्हील यानी चक्री चलाती हूँ, प्रेयर्स पढ़ती हूँ और दिन के टाइम चिड़ियों को ब्रेड्स के छोटे छोटे टुकड़े छिड़क देती हूँ, और फिर वो चिड़िया स्पैरो चिरपिंग साउंड निकालते हुए उन्हें खाते हैं और वो मेरे पास आते हैं, मेरी टांगों पे कंधों पे बैठते हैं और उनके साथ मेरा दिल खुश हो जाता है। और मैंने कभी भी उन स्पैरोज को भगाया नहीं, और ये हाफ एन आवर मेरे पूरे दिन का बेस्ट हाफ एन आवर होता है। इसके बाद जब ऑथर को पता चलता है कि अब उन्हें आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड जाना होगा, तो वो सोचते हैं कि ये सुनकर दादी को कैसा फील होगा। उन्हें लगता है कि दादी का दिल बिल्कुल टूट जाएगा। देखो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब ना मुझे पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना था, और मैं पूरे 5 साल के लिए अब्रॉड जा रहा था। और मुझे पता था कि ये जो 5 साल है ना, ये काफी बड़ा टाइम होता है, और खास करके दादी जिस उम्र में है ना, उनके साथ अगले 5 साल में कुछ भी हो सकता है। यानी कि वो काफी बूढ़ी हो गई है और वो कभी भी जा सकती है। लेकिन मेरी जो दादी है ना, वो ना रोती है ना कोई शिकायत करती है। लेकिन दादी ना रोई ना उन्होंने कोई शिकायत की, बल्कि वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने भी आती है। हाँ, बस वो अभी भी प्रेयर्स गा रही थी और माला जप रही थी। जा बेटा जा, अपना ख्याल रखना, मैं तुझे दुआ में याद रखूंगी। इसके बाद दादी ने ऑथर के माथे को चूमा, और ये जो चुम्मी थी ना, वो ऑथर के लिए बिल्कुल एक गीले स्टैम्प की तरह थी, जो उसके दिल में बिल्कुल बस जाता है। और ऑथर को ये लगने लगा था कि शायद ये आखिरी बार है जब वो अपनी दादी को देख पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और ऑथर की दादी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है। लेकिन क्या सच में ऑथर के लिए उनकी दादी को देखना ये आखिरी बार था? ऑथर जब 5 साल बाद वापस आते हैं तो वो अपनी दादी को वहीं पे मिलते हैं। ऑथर जब 5 साल बाद वापस आते हैं तो वो अपनी दादी से उसी स्टेशन पे मिलते हैं। ऑथर की दादी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा वो 5 साल पहले दिखा करती थी। वो एक दिन भी बड़ी या एक दिन भी एक्स्ट्रा बूढ़ी नहीं लग रही थी, और न ही ऑथर की दादी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी थकी हुई है। वो बिल्कुल भी थकी हुई नहीं लग रही थी। पता है, मेरी दादी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने उन्हें लास्ट टाइम देखा था। दादी जैसी ही मुझे देखती है वो मुझे गले लगाती है, लेकिन फिर भी वो मुझसे कुछ भी नहीं कहती है। उल्टा जब वो मुझे गले लगाती है ना, तो मुझे कुछ प्रेयर्स का आवाज मेरे कान में सुनाई देता है, क्योंकि दादी ने जब मुझे गले लगाया था ना, तब भी वो प्रेयर्स को गुनगुना रही थी। और पता है, अभी भी घर पे दादी का जो सबसे फेवरेट खुशी वाला टाइम है ना, वो है चिड़ियों के साथ, जब वो उन्हें खाना देती है और उन्हें प्यार से डांटती है। हाँ, मेरी जो दादी थी ना, अब वो चिड़ियों को प्यार से डांटती थी। डांटने का मतलब वो उन्हें भगाती नहीं थी कि सू भाग जाओ, बल्कि इस वे में कि अरे हटो, ऐसा मत करो, चलो वहाँ चले जाओ, यहाँ से हट जाओ, बहुत ही प्यार से। और मेरी दादी ऐसे ही उन्हें प्यार से डांट कर खाना खिलाती थी। लेकिन पता है, ऑथर की दादी की इवनिंग रूटीन में कुछ तो चेंज था, यानी कि कुछ तो फर्क था, क्योंकि शाम को जब ऑथर अपनी दादी को देखते हैं ना, तो उन्हें उनमें बहुत ही अलग सा जुनून दिखता है। और ऑथर ये भी देखते हैं कि उनकी जो दादी है ना, वो इस वक्त प्रेयर्स नहीं गा रही है। उल्टा उनकी जो दादी होती है, वो एक बड़ा सा ढोल उठाती है और अपने आसपास जितनी भी औरतें थी उन्हें बुलाती है, इकट्ठा करती है, और वो सभी औरतें और दादी मिलकर होमकमिंग ऑफ वॉरियर्स गाती है, यानी कि योद्धाओं के घर वापसी की गीत गाती है। और इस वक्त उनके आवाज में एक अजीब सी ताकत दिख रही थी, जैसे कि वो अपने जिंदगी के आखिरी जश्न को एंजॉय कर रही हो। लेकिन ऑथर की जो दादी होती है ना, वो इस चीज को ओवरडू करने लगती है, यानी कि वो ड्रम जो बजा रही थी ना, वो ड्रम को बजाए जा रही थी। पता है, हम सभी दादी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें रोकना पड़ता है ताकि वो और ज्यादा थक ना जाए। और ये पहली बार था जब मैंने अपनी दादी को बिना प्रेयर्स को रिसाइट करते हुए देखा था, क्योंकि पहले जब भी मैं अपनी दादी को देखता था ना, वो हमेशा प्रेयर्स को रिसाइट करते रहती थी। लेकिन फिर अगली ही सुबह मेरी दादी बीमार पड़ जाती है। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। जो डॉक्टर था ना, वो कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी दादी को ऐसा नहीं लगता था। उन्हें लग रहा था कि उनका आखिरी समय अब नजदीक आ गया है, और मेरी दादी इसी बात पे अड़ गई थी।
बेटा, ये मेरी जिंदगी का आखिरी चैप्टर है। मेरी जिंदगी का आखिरी चैप्टर खत्म होने वाला है। अब मुझे बस प्रेयर करने दो, दुआ करने दो, तुम सब छोड़ दो मुझे। ऑथर और उनकी फैमिली ने दादी को बहुत समझाया, लेकिन दादी नहीं मानती है। उनकी जो दादी है वो बिस्तर पर लेटे रहती है और शांति पूर्वक वो प्रेयर्स को गा रही थी और माला को जप रही थी। और फिर एक पल में उनका होठ रुक गया, माला उनके हाथों से गिर गया। उनके चेहरे पे एक सुकून भरी सफेदी छा गई और मानो ऐसा लग रहा था कि अब वो हमेशा के लिए शांत हो गई हो। ऑथर और उनके पूरे फैमिली का दिल टूट गया और यहाँ पे हम सबको पता चल जाता है कि उनकी जो दादी है ना, उनका डेथ हो चुका है। वो चुपचाप चली गई, जैसे एक शांत सफेद नदी अपना सफर खत्म करके समुद्र में मिल जाता है। इसके बाद हमने दादी को बिस्तर से उठाया और रस्म के मुताबिक जमीन पे लिटा दिया और फिर एक लाल चादर से उन्हें ढक दिया। कुछ घंटों की सोख के बाद हम फ्यूनरल की तैयारी करने लगे और फिर शाम को हम स्ट्रेचर लेकर आते हैं और फिर हम दादी के बॉडी को कमरे से वरामदा में लेकर आते हैं, जहां वो लाल चादर से बिल्कुल ढकी हुई थी। हालांकि हजारों चिड़िया जमीन पर बिखरे हुए थे। हालांकि शॉकिंग बात ये था कि इन चिड़ियों में से कोई भी आवाज नहीं निकाल रहा था और सभी में एक गहरी खामोशी देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सारे चिड़िया यहाँ पर शोक मनाने आए हैं। उसके बाद ऑथर की जो मम्मी होती है वो बिल्कुल दादी के तरह ही उन रोटी के टुकड़े करती है और उन स्पैरोज को ऐसे बरामदा में फेंक कर देती है। लेकिन उन स्पैरोज में से एक भी स्पैरो ऐसा नहीं होता है जो उन रोटी के टुकड़ों को खाता है। उन स्पैरोज को देखकर ऐसा लग रहा था ना कि वो स्पैरोज भी दादी के अंतिम समय में उन्हें देखने आए और उनका भी बिल्कुल मन नहीं है उन रोटी के टुकड़ों को खाने का। उसके बाद जब दादी के शरीर को वहां से ले जाया जाता है तो वो जो पंछी होते हैं ना, वो जो बर्ड्स होते हैं, स्पैरोज होते हैं, वो सब भी वहां से चले जाते हैं। और ये देखकर बिल्कुल ऐसा लगा कि वो सब भी दादी को आखिरी सलामी दे रहे हैं। फिर अगले दिन स्वीपर आता है और उन सभी रोटी के टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। हाँ, किसी भी चिड़िया ने रोटी के टुकड़ों को खाया नहीं था। देखो, यहाँ पर हमारी दादी तो हमसे दूर चली गई, लेकिन हमारी दादी का जो प्यार था ना, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। तो यही थी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की कहानी। एक ऐसी दादी की कहानी जो प्रेयर, शांति और प्यार का रूप थी। और उनके डॉग्स, उनकी चिड़िया, उनकी माला और उनका सुकून, ये सब हमें याद दिलाता है कि प्यार वक्त से भी ज्यादा बड़ा होता है। आई होप सो ये स्टोरी पढ़ने में तुम्हें मजा आया होगा और सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मैंने कोशिश किया है कि इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, उन्हें मैं इंग्लिश में ही बोलूं ताकि तुम अपने एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग में लिखकर आ पाओ। और बाकी तुम्हें पता ही है, अगर तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो में एम करते हैं 20,000 लाइक्स की। आई नो बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ, बट पता नहीं, देखते हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बाकी जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी तुम लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।